प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, आपके जितने विषय हैं उनमें प्रायः संविधान को सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। एक्चुअली कुछ नादान आईएएस एस्पिरेंट इकोनॉमिक्स को ज़्यादा कठिन मानते हैं और संविधान को पॉलिटी कहकर उसकी गंभीरता को नकार देते हैं। संविधान सबसे अधिक गंभीर और सबसे अधिक विचारणीय और सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। संविधान विधि निर्माता है। विधियां जितनी हैं, लॉज, वो संविधान से निकलते हैं। आज मैं संविधान के बारे में वो बेसिक और एडवांस फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ये बातें मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और ये बातें मेरे आईएएस रैंक अधिकारी रहने के अनुभव में सामने आई हैं और आपके बेहद काम की हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि तमाम छात्रों को संविधान पढ़ते समय बहुत से शब्द समझ में नहीं आते हैं। A6 बैच में, A2 बैच में, A1 बैच में जो पेड बैचेस हैं, इनमें तो मैं विस्तार से बहुत सारे शब्द समझाता हूं, हजारों। ये नहीं कि रटने के लिए केवल मीनिंग दे देता हूं, विस्तार से उन्हें समझाता हूं। जैसे अभी मैं समझाऊंगा कुछ चीज़ें। ये संविधान की भाषा में लिखे हुए शब्द नहीं हैं, ये संविधान की आत्मा है। अगर आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद, परंतुक, इंग्लिश में आर्टिकल, प्रोवाइजियो, एनेक्शर, ऐसी बातें अगर जो कही जाती हैं तो ये क्या होते हैं? धारा में और अनुच्छेद में क्या फ़र्क होता है? परंतुक क्यों लगाए जाते हैं? रेड विद क्या होता है? सपठित। ये बातें किसी पुस्तक में नहीं समझाई गई। जो आप लोगों की बड़ी ही रिकमेंडेड और प्रिय पुस्तक है पॉलिटी लक्ष्मीकांत, उसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया। ये कुछ पब्लिसिटी के लिए पुस्तकें हैं, वरना लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे लेखक हैं और उनकी पुस्तक भारत का संविधान काफ़ी अच्छी पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक है। लेकिन पॉलिटी पुस्तक जो है उतनी अच्छी नहीं है। गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन पॉलिटी बहुत अधूरी है। मुझे नहीं पता क्या कारण है, बट आई रेस्पेक्ट दिस ऑथर एम लक्ष्मीकांत फॉर ऑल द बुक्स, बट आई कैन नॉट रिकमेंड पॉलिटी। संविधान पॉलिटी है ही नहीं। अब तुम एकदम कहोगे कि सर ऐसा कैसे, ये तो हमेशा होता है। पॉलिटी इज समथिंग वाइड। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एंगल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर मैनिफेस्टोज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध सारे समाज से, सारी राजनीति से, सारे परिदृश्य से जब निकाला जाता है और विशेष करके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में जब उसे हम देखते हैं तो इसको पॉलिटी कहते हैं। धारा 370 अब संविधान में नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन देन यू विल नॉट सी आर्टिकल 370। ओके, या मतलब जो भी उसका अमेंडेड रूप है वही सामने आएगा। इतिहास थोड़ा सा तो होता ही है, तो ये उसका पार्ट नहीं है। 370 खत्म तो खत्म, संविधान का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 31 जिस समय ख़त्म हो गया तो वो संविधान का पार्ट नहीं है। अब आपको कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। आर्टिकल 31 आप ढूंढेंगे तो लिखा होगा निरसित, रिपील्ड, लेकिन पॉलिटी का पार्ट इसे होना चाहिए। किन कंडीशंस में पॉलिटिकल पार्टीज ने जो देश पर शासन करती हैं रूलिंग पार्टी के रूप में,
तो वो संविधान में क्या क्या परिवर्तन करती हैं, किस मानसिकता के अंतर्गत करती हैं, ये पॉलिटी में आता है। 370 हटाई गई तो किस अवधारणा के अंतर्गत हटाई गई, कौन सी आइडियोलॉजीज के अंतर्गत हटाई गई, या कौन से वादे थे भाजपा के जनता से, या मैनिफेस्टो में वो चीज़ शामिल थी यानी घोषणा पत्र में। ये सब चीज़ें पॉलिटी में आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती हैं। ये बहुत गहरी बात है बेटा। और एक सफल व्यक्ति जो लगातार हर परीक्षा में सफल हुआ हो और टॉपर भी हो, यानी कि मैं, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से तुम्हें बता सकता है और बता रहा है। लेकिन यहाँ तो एक सैंपल होता है, फुल फ्लैज जो कुछ होता है जिससे कि होते हैं सिलेक्शन, वो मिलता है पेड क्लासेस में और बहुत महंगे नहीं हैं। 9810257742 पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। 21,000 से सस्ता बैच और क्या होगा, जिसमें आपको 300 से ज़्यादा वीडियोस और बहुत कुछ मिल रहा है। मेंस आंसर राइटिंग, मेंस के एथिक्स जो कहीं नहीं आपको मिलता है, उसके केस स्टडीज़, क्वेश्चंस, करंट एनालिसिस और डेली करंट अफेयर्स देना, ये तमाम चीज़ें और फुल सिलेबस कवर करना कहाँ मिलेगा। और इसी का एक बहुत विस्तार से बैच है जिसमें कि पूरे सिलेबस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, फुल सिलेबस की, एक एक चीज़ की। तो वो A2+ बैच है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दें उसमें तो A1+ बैच है। इनमें A6 शामिल है और कंपलसरीली शामिल है, क्योंकि बिना A6 के A2 अधूरा, इसलिए। तो A2 + A6 = A2+, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन = A1+। A2 अकेला नहीं मिलेगा, A1 अकेला नहीं मिलेगा, A6 अकेला मिल जाएगा, ठीक है ना। A3 अकेला मिल जाएगा, A3 का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अकेला मिल जाएगा। A3 के साथ में A6 ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जानने के लिए व्हाट्सएप करें। तो संविधान में पहली चीज़ ये होती है कि संविधान मदर ऑफ लॉ है, ये विधि की माता है। विधियाँ यहाँ से निकलती हैं। जिस विधि, ध्यान से सुनते रहना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। संविधान में जब लिखा होता है कि संसद या राज्य ऐसी विधि बना सकते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट, क्योंकि दो सूचियां हैं, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, और एक लिस्ट तीसरी है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची, जिस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो जो भी लिखा हो, पार्लियामेंट और स्टेट ये लिखा हो या पार्लियामेंट और स्टेट लिखा हो, ये जिस प्रकार लिखा हो, कुल मिला के क्या है कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस टॉपिक। तो जब लॉ बनेगा, एग्जाम्पल दूंगा अभी, जब लॉ बनेगा तो उसको हम कहेंगे स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी लॉ। ध्यान से समझिए, एक्ट बनता है। अब जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय पर राज्य कर आरोपित कर सकते हैं और इसके लिए विधि निर्मित कर सकते हैं। एग्जैक्ट भाषा थोड़ी डिफरेंट है, मैंने सरल करके बताई। मैं तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुआ हूं, तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो फिर बिक्री कर अधिनियम 1948 बनाया गया यूपी में, और ऐसे ही हर स्टेट में बिक्री कर अधिनियम बनाए गए। इन जनरल इट इज बिक्री कर, सेल्स टैक्स। राज्यों ने अलग अलग नाम रख दिए, कहीं पर विक्रय कर, कहीं बिक्री कर, कहीं पर व्यापार कर, वाणिज्य कर, कॉमर्शियल टैक्स, ट्रेड टैक्स, ऐसे नाम यूपी में भी नाम बदले गए इसके। कुल मिला के ये एक्चुअली क्या है, बिक्री कर है, वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर। और जहां बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, जैसे किसान का जो माल है, गेहूं, चना, जौ वगैरह, ये मतलब जो किसान का प्रोड्यूस है, जो ज़मीन से निकलता है, ज़मीन में से काट के निकाला जाता है, डेफिनेशन से बाकायदा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसे कहते हैं, जो ज़मीन में उगता है और जब उग आता है तो उसे काट के अलग करना पड़ता है ज़मीन से, जैसे फसलें, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहलाता है, प्रोडक्ट नहीं कहलाता, प्रोड्यूस कहलाता है, टेक्निकल लैंग्वेज है। तो किसान पर टैक्स नहीं लिया जा सकता क्योंकि किसान छोटे बड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर खरीद पर टैक्स लिया जाता है। जो व्यापारी उन्हें खरीदता है उन पर टैक्स लिया जाता है। तो ये अधिनियम बना यूपी में 1948 में। फिर आवश्यकता महसूस की गई कि यूपी से, यूपी के बाहर जो बिक्री की जाती है, संविधान में प्रोविज़न है
इंटर स्टेट सेल्स पर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य इस संव्यवहार पर कर आरोपित कर सकते हैं। स्टेट्स कैन इम्पोज टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 बनाया गया, 1956 बनाया गया। अब ये सब जीएसटी हो गया। तो ये जो कर अधिनियम बनाए गए ये स्टैट्यूटरी लॉ है, संवैधानिक विधियां, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक विधियां। अब जिस चीज का उल्लेख संविधान में नहीं है, वंस अगेन मैं कह रहा हूं, पूरा कंसंट्रेट होकर सुनिए पूरा लेक्चर, जिन चीजों का उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन वो इलीगल नहीं है, जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि योजना आयोग बनाया जाएगा। संविधान में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन योजना आयोग का वर्णन नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का वर्णन नहीं है। एनडीसी अब तो ये खत्म हो गई भाजपा आने के बाद, लेकिन इससे पहले ये थी। तो ये कोई इलीगल थोड़ी ही हैं, इनको हम असंवैधानिक नहीं कहेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न बहुत कॉमन था कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंस में, कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सुपरसीड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद हावी हैं वित्त आयोग के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इलेक्शन कमीशन का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और जिनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होगा? संविधान में जो लिखा है उसका उल्टा करना, उसके अगेंस्ट करना। अगर संविधान में लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, स्टेट का मतलब कैपिटल एस से जब लिखते हैं तो इसका मतलब भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ स्टेट का मतलब यूपी एमपी राजस्थान वाला स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट हम पढ़ते हैं, यानी भारत एक संप्रभु राज्य। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिसमें मूल अधिकारों का पूर्ण या आंशिक हनन होता हो। स्टेट शैल नॉट मेक एनी सच लॉ विच इन्फ्रिंजेस आइदर पार्शियली और होली द फंडामेंटल राइट्स। अब अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है तो अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, अभी हम बताएंगे कि आर्टिकल और उसमें धारा में क्या फ़र्क होता है। आर्टिकल 13 ये प्रोविज़न करता है कि इफ़ एनी लॉ इज़ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स देन सच लॉ शैल बी वॉइड। तो ऐसी विधि शून्य हो जाएगी। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से आंशिक या पूर्ण रूप से असंगत है, तो उतना भाग जितना भाग असंगत है, दैट पार्ट शैल बी वॉइड। ठीक है, क्योंकि ये विधि फिर कहलाएगी असंवैधानिक। सच लॉ शैल बी कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के विरुद्ध है, और विरुद्ध है तो ये शून्य हो जाएगी। अब अपने आप हो जाएगी क्या? ये तुम किसी भी विद्वान से पूछ लो जो अपने को बहुत ज़्यादा संविधान का विद्वान समझता हो कि जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13 में लिखा कहाँ है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है जुडिशियल रिव्यू? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। मैं बता रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में विभाग की ओर से प्रैक्टिस की है। जी हाँ, हाई कोर्ट में तो 3 साल और 1 साल गाजियाबाद पोस्टेड रहा, तब जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की, डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव, यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर काम किया है, अथॉरिटी रखता हूं बताने की। तो ये जो होता है, किसी भी आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं। नो, पलट के देख लो संविधान पूरा। अनुच्छेद 13 सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई विधि ऐसी है तो वो शून्य हो जाएगी। कौन करेगा शून्य? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं। तुम 32 पढ़ लो, 226 पढ़ लो, आर्टिकल 32, 226, कहीं नहीं लिखा जुडिशियल रिव्यू।
मैंडामस रिट है, कोवारंटो रिट है, हैबियस कॉर्पस है, सर्टियोरारी है, प्रोहिबिशन है, 5 रिट दिए हुए। हाई कोर्ट इंजंक्शन और जारी करता है, छठवां। ये छठवां कोई नहीं बताएगा तुम्हें, लक्ष्मीकांत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली किताब में बताया गया है। इंजंक्शन होता है, हम लोग तो प्रैक्टिकली जानते हैं, अधिकारी सब जानते हैं इंजंक्शन, कॉमन लैंग्वेज में जिसे स्टे कहते हैं, स्टे लगा दिया, वो भी एक तरह की रिट होती है। तो 5 रिटों का वर्णन है, जुडिशियल रिव्यू तो है ही नहीं कहीं। और रिव्यू जो है वो सुओ मोटो होगा या उस व्यक्ति के द्वारा दायर किया गया मुकदमा होगा जिसका कि कोई लोकस स्टैंडाई है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है पूछो ना अपने जिनसे पढ़ते हो, पूछो। आरटीआई केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसका लोकस स्टैंडाई हो, अथवा अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो कर सकता है कोई। जब ये लोकस स्टैंडाई शब्द आता है, निहितार्थ, हित निहित, मेरा कोई मतलब हो उसमें, मैं एक पार्टी हूं, मैं कहीं प्रभावित हो रहा हूं, तो कहा जाएगा मेरा निहितार्थ है, मेरा हित निहित है। और अंग्रेजी में यानी लैटिन में कहेंगे लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई है मेरा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहीं नहीं लिखा। तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से पढ़िए, इनका काम है क्या? विधि की व्याख्या करना। और जब विधि संसद बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो जब विधायिका, इसको इन जनरल विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाती है तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा, मुंसिफ कोर्ट नहीं करेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं करेगा। केवल अधिकार किसको है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं, ये सब अब यहाँ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी पेड बैचेस में तो सब कुछ विस्तार से पढ़ाया जाता है पूरा, यहाँ फिर उसी में उलझ जाएंगे ना, वहाँ तो सिस्टमेटिक वे में चलता है। तो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन अदालतें ही करेंगी। असंवैधानिक विधि को शून्य करने का काम, नल एंड वॉइड करने का काम, अल्ट्रा वायरस भी एक शब्द होता है, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस करने का काम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके लिए मुकदमा दायर करना पड़ेगा, अनुच्छेद 32 में है सुप्रीम कोर्ट में, या अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में, या कभी कभी स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं कोर्ट, जिसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। स्वतः संज्ञान, अखबार में पढ़ा, संज्ञान ले लिया, यह भी हो सकता है। मानहानि के केसेस में तो ज़्यादातर कोर्ट स्वयं स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में बहुत बार नहीं लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोर्ट्स ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। अब इसके लिए जुडिशियल एक्टिविज्म तुम्हें पढ़ना चाहिए, और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, डी बसु के लास्ट चैप्टर में, मेरे ख्याल से ये नाम है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। मेरे पास जो किताब है उसमें 34th चैप्टर है, अब तो एडिशन बदल गया होगा तो चैप्टर का नंबर भी शायद बदल गया हो, लास्ट चैप्टर है बहरहाल, और डी बसु में ही मिलेगा सबसे अच्छा, और कहीं मिलेगा भी नहीं। जे.एन. पांडे तक में, जो कि डी बसु से ज़्यादा विस्तृत किताब है और बड़ी विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है। ये टेक्स्ट बुक्स हैं बेटा, सिलेक्शन इन्हीं से होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी है, राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी, ये तुम्हें डी बसु और जे.एन. पांडे में नहीं मिलेगा। ये प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में मिलेगा, एक्स्ट्रा इशू में, या वो तुम्हारी जो प्रिय किताब पॉलिटी वाली टाइप की किताब है उनमें मिलेगा। लेकिन असली मुद्दे की बातें नहीं मिलेंगी। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाए थे, 15-15 मिनट के वीडियो बनाए थे। हर सिद्धांत पर एक एक वीडियो, आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने हटा दिए। जितने वीडियो यहाँ से डिलीट किए गए हैं वो A6 बैच वालों को फ्री दिए जा रहे हैं अलग से। इनकी गिनती उन 300-350 में नहीं, ये अलग से दिए जा रहे हैं।
क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखे, जबकि इतने महत्वपूर्ण वीडियोस थे कि जो कोई नहीं समझा पाएगा आपको। ये बात मैं मजाक में नहीं कहता हूँ, समझ के देख लीजिए। मैंने अभी नाम लिए हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हो तो आप समझ के देख लीजिए, सर ये समझा दीजिए। आपसे ये कह दिया जाएगा एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में नहीं आता तो किताब में लिखा क्यों? मेंस आंसर राइटिंग में जिस समय आप ये सिद्धांत लिखेंगे कि ये फलानी चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबिलिटी जो है उसके हिसाब से व्याख्या करेंगे, या आप जो है पिथ एंड सब्सटेंस के हिसाब से व्याख्या करेंगे, या आप जो है सेवरेबिलिटी के सिद्धांत से या डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर के हिसाब से करेंगे, तब देखिए अगर इच्छा मृत्यु वाली बात आती है और आप डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर और फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करते हैं तो एग्जामिनर कहेगा ये विद्वान स्टूडेंट है, इसको नंबर दो, तो वो भरपूर नंबर आपको देगा। लेकिन अगर इच्छा मृत्यु वाले में आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर की बात नहीं की, या आपने सेल्स टैक्स की बात की, चेक पोस्टों की बात की, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज पे टैक्स लिया जाता है ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं, आए हुए क्वेश्चन हैं इस तरह के। लेकिन तब उसमें अगर आप लिखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तब आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन कलरेबल लेजिस्लेशन कौन समझाएगा आपको? कोई नहीं समझा रहा। पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल नहीं समझा रही। ये चीज़ें मिलती हैं जे एन पांडे में, डी बसु में, ये दर्पण के एक्स्ट्रा इश्यू में भी नहीं मिलती। आईएएस पीसीएस बहुत उच्च स्तरीय परीक्षा हैं और इनका अध्ययन बड़ा मज़ेदार है। अगर मेरी तरह से कोई पढ़ाने वाला हो तो आपको इतना आनंद आएगा पढ़ने में कि आप कहेंगे कि आप गहरे चलते चले जा रहे हैं। जैसे गोताखोर गहरे जाता है तो समुद्र के अंदर इतने सुंदर दृश्य देखता है कि उसको लगता है मैं पहले क्यों नहीं आया। आप संविधान मुझसे पढ़िए, इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़िए। जब आप इन बैचेज में पढ़ते हैं तब आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं कि कोई सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा। अब अपनी तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं आपको पता कैसे चलेगा। सैंपल यहाँ दे देता हूँ। 3 तरह के छात्र हैं। एक तो वो होते हैं जो सैंपल सब जगह से इकट्ठा करके सोचते हैं मेरा काम बन जाएगा, यहाँ का ट्रायल क्लास कर लिया, वहाँ का ट्रायल कर लिया, वहाँ का ट्रायल कर लिया। ऐसे कोई पास नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे कोई पास नहीं होता। और एक वो होता है जिसको मैंने थोड़ा सा बताया, ये जो मैं 5 साल से बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ही है, जिसको मैंने थोड़ा सा बताया और वो आगे बढ़ गया, उसने अपनी रेसिपी खुद तैयार कर ली। जनरली ऐसे छात्र आप लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जो इतने गंभीर पढ़ने वाले हैं वो यूट्यूब नहीं देखा करते, वो फ्री कंटेंट की तलाश में नहीं घूमा करते हैं। वो सीधे सीधे किताबें खरीदते हैं, मन लगाए घर पे बैठ के पढ़ते हैं। बाद में कोचिंग वाले उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, उनकी फ़ोटो छाप देते हैं। अभी टॉपर ने कहा है कि जन कितनी कोचिंग ने उसकी फ़ोटो छाप रखी, उसे तो पता भी नहीं। असली छात्र ये होते हैं जो अपने आप निकलने वाले होते हैं। ये मेरा चैनल नहीं देखते, किसी का चैनल नहीं देखते, ये यूट्यूब देखते ही नहीं है, ये फेसबुक होती ही नहीं है इनके फ़ोन में। असली निकलते हैं ये लोग। तो आप लोगों में दूसरा लेवल वो है कि जो मेरा बताया हुआ सुनकर उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चूंकि पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता है तो भटकते रहते हैं। फ़ायदा असली कौन उठाते हैं? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में रहते हैं वो थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करते हैं, पेड क्लास लेते हैं। जब यहाँ फ्री क्लास में देख के वो संतुष्ट हो जाते हैं कि इतना अच्छा बताया जा रहा है तो पेड में तो बहुत ही अच्छा बताया गया होगा। मीन मेक नहीं करते, चुपचाप सीधे फीस पूछते हैं, फीस जमा करते हैं। इसके बाद उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है जिस समय क्लास शुरू होता है। एंड दे वंडर कि जो वो सोच भी नहीं सकते थे उन समस्याओं का समाधान मैं कर रहा हूं वीडियोस में। भाई जब आप पढ़ोगे तभी तो समस्या सामने आएगी कि ये क्या है वो क्या है। तो आप अभी तो आप सोच भी नहीं सकते कि समस्या क्या होती है। मैं बताता हूं कि इसमें यहां पर ये प्रॉब्लम अराइज होती है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन देता हूं। तो संविधान में जो 1 2 3 4 होते हैं, पैराग्राफ के नंबर होते हैं। पैराग्राफ को संविधान में हिंदी में प्रस्तर कहते हैं, और जो 1 2 3 4 है इनको अंग्रेजी में अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अंग्रेजी में इनको आर्टिकल कहते हैं। जब कोई विधि बनती है पार्लियामेंट से या राज्य से, तो विधि के अंदर जो 1 2 3 4 होते हैं पैराग्राफ के नंबर, उनको धारा कहते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड की धारा, वहाँ पर सेक्शन होता है, लेकिन संविधान की भाषा में हर चीज़ थोड़ी ऊंचे स्तर पे होती है। इमरजेंसी लागू कर दी गई, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया,
ठीक है, लेकिन संविधान की भाषा में क्या होगा, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड, है ना, प्रोक्लेम्ड शब्द आएगा। अध्यादेश, राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए और अध्यादेश 1 जनवरी से लागू हो गया। ऑर्डिनेंस वॉज इम्प्लीमेंटेड सिंस 1 जनवरी। नो, लागू नहीं लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेड नहीं लिखेंगे, अध्यादेश प्रख्यापित होता है। ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड, PROMULGATED, प्रोमलगेटेड। संसद का सत्र जब एक सेशन खत्म हो जाता है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन सेशन खत्म हो गया, अब वर्षाकालीन सत्र तक सदन रोक दिया गया, तो ये खाली रोक देना नहीं है, स्थगन नहीं है, ये जो है प्रोरोगेशन है, सत्रावसान है, प्रोरोगेशन है। संविधान की भाषा ही अलग है, ये मैं समझाता हूँ। नहीं तो अकेले पढ़ते रहोगे, समझ में आएगा नहीं, कोई बताने वाला नहीं होगा, अपने को भ्रम में रखोगे खाली। अब मैं भरसक अपने को रोकते रोकते पेड क्लास की तमाम बातें बता चुका हूँ इस चैनल पर, फिर भी कुछ लोगों को ट्रायल क्लास की ज़रूरत पड़ती है, डेमो की, तो भैया डेमो भी 2-4 पड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा संतुष्टि तुम्हें क्या होगी कि जो व्यक्ति तुम्हें 5 साल से लगातार निःशुल्क पढ़ा रहा है और गंभीर से गंभीर विषय पढ़ा रहा है, अब भी उसके तुम्हें डेमो क्लास की ज़रूरत है। ये एक्सटेम्पोर बोलना नहीं है, ये ज्ञान यहाँ मस्तिष्क में भरा हुआ है, लफाजी नहीं है, बकवास नहीं है कि किसी ने कहा कि यूँ तो आप तो IAS रैंक पर रहे हैं तो आप तो कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। वो ज़रा क्लास का डेमो मिल जाता। अगर इतना बताने में आप कंटेंट नहीं ढूंढ पाए, हाँ ये फ़र्क है कि पेड क्लास होगा तो मिनट नंबर 1 से लेके पहले मिनट से और अगले मिनट लास्ट मिनट तक फुल कंटेंट ही कंटेंट मिलेगी, एक भी बात फालतू नहीं मिलेगी। यहाँ करनी पड़ती है, यहाँ बैच के बारे में भी बताना पड़ता है, लास्ट डेट के बारे में बताना पड़ता है, और आप लोगों की तमाम गलतफहमियाँ उनको भी दूर करना पड़ता है। वहाँ नहीं ज़रूरत है, आपने एडमिशन ले लिया है, दैट्स ऑल, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना फ़र्क तो होता ही है। यहाँ पैकिंग मटेरियल ज़्यादा होता है, वहाँ पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो है डायरेक्ट आपको बादाम तोड़कर बादाम मिल रहा है सारा। यहाँ तो पैकिंग मटेरियल, छिलका, गुठली सब है, वहाँ तो नारियल का नेक्टार मिल रहा है सीधा सीधा, अंदर जो उसके दुग्ध होता है, अमृत होता है, वो मिल रहा है। यहाँ तो जटाजूट भी है और फिर वो गोला भी है, उसको भी तोड़ना है, तब उसके बाद वो जो है मिल्क नारियल का या मलाई वो मिलेगी। पेड क्लास में तो वो मलाई सीधे मिलती है, क्योंकि वो सब स्तर पार करके आप आ चुके हैं। तो संविधान की भाषा बड़ी ही मधुर और बड़ी ही अद्भुत है। जिन लोगों को कठिन लगती है, मुझसे पढ़ के देखो, कठिनता भूल जाओगे, कठिनाई होती क्या है भूल जाओगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में होता है, कठिनता है ही नहीं, कोई विषय कठिन नहीं है। कठिनतम विषय जो है जिसको तुम सोचते हो, यदि मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाता हूँ जब, तो विषय कठिन नहीं रह जाता, प्रोवाइडेड आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें, अपनी सारी इंद्रियों को समेट के उस समय केवल ध्यान लगाएं, मुझे सुने, तो कठिन कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें संविधान में हैं कि वो तभी समझ में आती हैं जब उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति समझाता है, तभी वो चीज़ें समझ में आती हैं। थैंक यू। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, 21,000 फीस की, इसके बाद 49,000 होना है। डिसीजन आपका है। दिवाली बीत चुकी है, अब जो है जुट जाइए मन लगा के पढ़ने में। थैंक यू।